हे गाइस, केमिकल बॉन्डिंग का यह सेकेंड वीडियो लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे 11th के पोर्शंस को स्किप कर दे रहे हैं और 12th के पोर्शंस को वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th के पोर्शन से आते हैं, तो इसलिए वो 11th के पोर्शन को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि 11th के पोर्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि 12th के जो चैप्टर्स है वो 11th के पोर्शंस 11th को कोरिलेट करता है। ठीक है, 11th आप डेप्थ में नहीं पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 11th के टर्म्स कम से कम आपको आना चाहिए। अगर 11th के टर्म्स अगर अच्छे से क्लियर है, थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से जानते हो, तो आपको 12th समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। खास करके उन बच्चों के लिए 11th और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में एक छोटा सा न्यूज़ मेरे पास आया कि बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो अब सीरियसली वो 12th को ही पढ़ रहे हैं, 11th को पूरी तरह से छोड़ दिए हैं। भले ही उनका 11th ख़त्म हो गया हो या ख़त्म नहीं हुआ हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 11th को छोड़ करके 12th पढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी ट्यूटर हैं जो सीधा 11th के पोर्शंस, चाहे वो ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो 12th को पढ़ा रहे हैं। तो अगर 11th के पोर्शंस ख़त्म हो गए हैं और वो 12th पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ो। क्योंकि इस समय जो क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं, टीचर हो चाहे विद्यार्थी हो, सब हड़बड़ाए हुए हैं। सबको ऐसा लगता है कि अगर ऑन टाइम सिलेबस स्टार्ट नहीं होगा तो ऑन टाइम ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसी डर से वो क्या कर रहे हैं कि पोर्शंस को जल्दी जल्दी वो ख़त्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे हैं। तो लेकिन मेरा ये कहना है, मैं आपको एक विश्वास भी दिलाता हूँ कि आप धैर्य रखें, सब कुछ अच्छा होगा और सही टाइम पे हमारा सिलेबस भी ख़त्म होगा। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस के कारण जो हमारे देश में लॉकडाउन है, ये सारी बातें हमारे गवर्नमेंट को पता है और इसके नुकसान के बारे में भी उन्हें पता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा एग्ज़ाम ऑन टाइम होना है तो कहीं न कहीं हमारे सिलेबस को छोटा करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, तो अब जाकर के हमारा एग्ज़ाम ऑन टाइम हो पाएगा। और अगर सिलेबस उतना ही रहेगा तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, आगे करना होगा, तब जाकर के हमारा सिलेबस ऑन टाइम पे ख़त्म होगा। तो आप धैर्य रखें और विश्वास रखें कि आप अब बिल्कुल आप लोगों का सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप 11th को सीरियसली बहुत अच्छे से पढ़िए, तभी जाकर आपका 12th बहुत अच्छा होगा। खैर, ये तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग। हालांकि मैंने आपको बोला भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं, आप उसको केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट और कंपाउंड आप कह सकते हैं इसको। खैर, इसमें हम लोग सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, ब्लॉक भी पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जैसा कि मैंने आपको बोला भी है। प्लीज़ आप इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ें, इसको ध्यान दें इस चैप्टर पे। आपके बहुत सारे स्कोर्स इससे आ सकते हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड क्या है, बॉन्ड किसको कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड में मैंने आपको पढ़ाया कि दो तरह का होता है, एक वीकली बॉन्डेड फोर्सेस होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड फोर्सेस होता है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, एक को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है ये हम लोग भली भांति जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है ये भी भली भांति जानते हैं। उसके बाद वीक बॉन्डिंग फोर्स में हम लोग पढ़े दो तरह का होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक पढ़े वंडरवाल फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है मैं पढ़ाऊँगा, हालांकि थोड़ा सा मैंने मेंशन किया था। वंडरवाल फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वंडरवाल फोर्सेस भी कई तरह के होते हैं, जैसे आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ऐसे करके डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में मेनली क्या करना है कि बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड मैं आपको डिटेल पढ़ाऊँगा, हालांकि मैंने वहाँ थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो केमिकल आयनिक बॉन्ड के बारे में काफ़ी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा डिटेलिंग करेंगे इसमें भी। और जो वंडरवाल फोर्सेस है वो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उतना ही आपके लिए है। ठीक है, वो आयन डायपोल इंटरेक्शन, फिर डायपोल डायपोल ये सब वगैरह
कुछ बच्चों का जो कल वाला जो वीडियो लेक्चर था, मतलब पहला जो वीडियो लेक्चर था, उसमें एक छोटा सा बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर इंड्यूस्ड डायपोल जो आप पढ़ाए थे उसमें थोड़ा सा परेशानी आ रहा है। तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में अंतर क्या है। डायपोल के कारण जो चार्ज क्रिएट होता है, हालांकि मैंने बाद में मेंशन किया था, डायपोल में जो चार्ज क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, और कैसे बॉन्ड में, कैसे कंपाउंड में, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में। और जो आपका इंड्यूस्ड डायपोल है वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में ये चीज़ें होती है। जैसे कि आप इसी को देखो ज़रा, इसमें अब बच्चे का एग्जाम, मतलब बच्चे का क्वेश्चन था कि CH4 और CH4 में कैसे हम लोग समझेंगे कि इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है। तो मैं आपको समझाता हूँ। CH4 जो है ना, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, हालांकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कार्बन हाइड्रोजन। तो बच्चे सोच रहे हैं कि सर अगर कार्बन और हाइड्रोजन में इसका 2.1 है, इसका 2.5 है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस है, तो ये तो डायपोल बना ही। लेकिन नहीं, नेट डायपोल क्या है, जीरो है। तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये हो गया नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर तो नॉन पोलर है, पोलरिटी है नहीं, तो अब ये से कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होगा। बिल्कुल आप इसको ध्यान रखें। और अगर इसको अच्छे समझना है तो जस्ट पीछे वाला जो नेचर ऑफ चार्ज मैंने जो पढ़ाया था, नेचर ऑफ चार्ज, उसको अगर अच्छे से अगर आप समझे होगे तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, पहले रुक जाओ। हाँ, मेनली आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ना क्या, पहले इसको ज़रा समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग केमिकल बॉन्ड पहले पढ़ें। केमिकल बॉन्ड हम लोग पढ़ें कि दो तरह का होता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ें, इसमें भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। दो में वाला में भी, स्ट्रॉन्ग में भी दो था, वीक में भी दो था, फिर उस एक में भी बहुत सारा 5 आ जा रहा था। तो आपको मेनली जो है आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसलिए पहले मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस इस आज या कल के वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इस प्रकार से आपका केमिकल बॉन्डिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी का हम लोग शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो, मैंने हेडिंग लगाया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सवाल ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जानने से पहले आप जानिए कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है ये लाटिमर और रोडवर्स के द्वारा 1921 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लाटिमर और रोडवर्स के द्वारा 1921 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है इसको समझते हैं, अच्छे समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझते हैं जरा है क्या, कि अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो अब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसे, क्योंकि आप जानते हो कि लेफ्ट टू राइट जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो अब बढ़ता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंबाइंड जो है कंबाइंड फॉर्म के लिए डिफाइंड होता है। तो इसलिए अब तो हीलियम नियॉन आर्गन सब लेंगे नहीं, तो यहाँ पे कौन आता है, फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पे कौन आता है, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। तो इन तीनों के लिए डिफाइंड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लाइक फोन मैंने लिखा है। तो अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अटैच्ड हो, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच होने के कारण होता क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, पुल करता है। बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण टेंडेंसी रखता है, खींच नहीं ले रहा पूरी तरह से, टेंडेंसी रखता है। तो खींचने के कारण होता क्या है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डेल्टा माइनस का चार्ज आता है। अगर पूरी तरह से खींच लेता तो पूरा पूरा माइनस बनता है, लेकिन पूरी तरह नहीं खींच रहा है, टेंडेंसी रख रहा है, तो जिसके कारण डेल्टा माइनस चार्ज आता है, और उसके corresponding हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज आता है। और ये जो हाइड्रोजन है जिस पर डेल्टा प्लस है, ये हाइड्रोजन किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा अट्रैक्ट होता है। अगर अट्रैक्ट होता है तो इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस अट्रैक्शन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने लिखा है व्हेन हाइड्रोजन अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फोन, देन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पुल बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण स्मॉल पॉजिटिव चार्ज अपीयर एट हाइड्रोजन एटम एंड स्मॉल नेगेटिव चार्ज अपीयर्स एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ दिस हाइड्रोजन एटम एक्सपीरियंस महसूस करता है कूलम्बिक इंटरेक्शन किसके द्वारा, बाई अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लगाया OH2O, तो OHH, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींचेगा तो किस पर, डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस। उसी प्रकार दूसरा जब हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल लिए तो ये जब खींचेगा तो इस पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये जब खींचेगा
ऑक्सीजन, तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस। अब ये जो हाइड्रोजन का जो डेल्टा प्लस है, ये दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से देखो क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन में भाग ले रहा है। प्लस माइनस के बीच में कूलम्बिक इंट्रैक्शन होगा, इसी को हम लोग इंट्रैक्शन की वजह से ये दोनों जो आपस में बंध रहा है, इसी बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही इसी बंधन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रकार से हम लोग ये पढ़ें। अभी समझे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। ये तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन some important compound, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे HF। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे HF एक कंपाउंड है। HF में हम लोग पढ़ेंगे इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। समझते हैं, थोड़ा इसमें डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। HF को थोड़ा डिटेलिंग करना है, तो सबसे पहले समझते हैं HF। अगर इसके हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें तो HF जो है ये लिक्विड है। इसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये HF जो है वो लिक्विड है, सॉरी हाँ, HF जो है वो क्या है, लिक्विड है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या है, लिक्विड है। थोड़ा समझते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन का क्या रोल है फिजिकल स्टेट पर। तो आप लोग 10th क्लास में हम लोग बेसिक जब पढ़ते थे, अगर बेसिक क्लास की बात करें तो हम लोग बेसिक क्लासेस में क्या पढ़ते थे, 10th क्लासेस में क्या पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, कि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब वो सॉलिड है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन थोड़ा कम हो तो वो लिक्विड है, और दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन बहुत ही कम हो तो वो गैस है। तो चूंकि HF में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण क्या है कि HF जो है वो लिक्विड अवस्था में मिलता है हमको। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पहला लाइन ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग वगैरह क्यों, ये मैं आपको समझाऊंगा। सेकेंड लाइन ये कि HF जो है, प्रत्येक HF क्या करता है कि दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जोड़ता है। मतलब एक HF दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ता है। मतलब मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि each HF मॉलिक्यूल जो है कैन फॉर्म क्या, टू वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब प्रत्येक जो HF है वो दो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, दो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसे, इसको देखते जरा। जैसे HF, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फ्लोरीन एक हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन ये आपका H हो गया, और इस फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर है। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। लोन इलेक्ट्रॉन किस में होता है, ऑर्बिटल में, तो ऐसे ये ऑर्बिटल में बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन इसके पास तीन क्या है, लोन पेयर है। लेकिन 3 लोन पेयर होने के बावजूद भी ये दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में जोड़ता है। मतलब HF कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक तो पहले से इसके पास है और एक ही जोड़ता है। हालांकि 3 इसके पास लोन पेयर, तो ये हो सकता है कि जो HF बहुत सारा HF है, मतलब एक H मान ली, फिर से ये लिखें, यहाँ पे F लिखें, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो ऐसा और भी तो हो सकता है कि एक और HF मॉलिक्यूल आया इसके लोन पेयर के साथ, फिर से इसके साथ बॉन्ड बना ले, फिर एक और भी HF आए तो इसके साथ बना ले। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं समझाऊंगा आपको। तो आप यहाँ जान लो ये कि जो एक HF है वो दूसरे HF के साथ जुड़ता है। मतलब कि एक फ्लोरीन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ता है, कि ये एक ही है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ता है। तो सवाल ये है कि सर ये तीनों के साथ क्यों नहीं जुड़ा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है छोटा है। फ्लोरीन का साइज़ क्या है, छोटा है। तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने के कारण क्या होता है कि जब ये फ्लोरीन एक हाइड्रोजन को जोड़ता है, ठीक है, एक H को जोड़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो जैसे ही दूसरा जब जोड़ने के लिए जाता है तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फ्लोरीन का साइज़ क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने के कारण
होता क्या है कि जब ये हाइड्रोजन इसके द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ता है, तो छोटे साइज होने के कारण जब दूसरा HF जब मॉलिक्यूल से जोड़ना चाहता है तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब साइज के कारण जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है, जो रुकावट पैदा होता है, उसी के कारण क्या है कि एक HF से ज़्यादा HF इसके साथ नहीं जुड़ पाता है। आप ऐसे नहीं समझोगे, आप एक ऐसे समझो जैसे मान लो कि एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा मान लो कि एक स्फेयर है, छोटा सा स्फेयर है, और उस छोटे से स्फेयर में आप तीन जो है आप लाइन निकालो, तीन या दो ही लाइन निकालो, दो लाइन अगर मान लो कि निकालते हैं, तो अगर आप छोटे से अगर स्फेयर से अगर आप दो लाइन को अगर आप निकालते हो सेम एंगल पे, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल आप ले लो, उस एंगल से अगर आप दो लाइन निकालते हो तो आप देखोगे क्या कि वो दोनों जो लाइन है वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक में होता है, दोनों लाइन। तो अब ये से दोनों लाइन नज़दीक होता है तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को रिपेल ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर उसी छोटे से अगर स्फेयर को बढ़ाकर अगर एक बड़ा स्फेयर कर दिया जाए और उससे फिर अब उतने ही एंगल पे वो दोनों लाइन लगाया जाए, तो अब क्या है कि दोनों लाइन के बीच की दूरी बढ़ गई है, तो ओबी से रिपल्सन बढ़ जाता है, सॉरी रिपल्सन घट जाता है दूरी बढ़ने से। दूरी बढ़ने से रिपल्सन क्या होता है, घट जाता है। तो इसका साइज छोटा होने के कारण क्या है, फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण क्या है कि ये एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को नहीं जोड़ पा, एक से ज़्यादा HF को नहीं जोड़ पाता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि फ्लोरीन एटम जो है हैज़ एक्सेसिवली स्मॉल साइज। स्मॉल साइज आप पढ़े भी होंगे कैसे एक्सेसिवली स्मॉल साइज है, आप पढ़े होंगे कि राइट से लेफ्ट आते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीजेस। तो अब ये इधर फ्लोरीन है यहाँ पे आपका, तो साइज इसका मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया साइज, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा हो गया। तो लिखिए फ्लोरीन एटम हैज़ एक्सेसिवली स्मॉल साइज, सो क्या लिख सकते हैं, कैन नॉट फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा, इसलिए 2 ही बनाता है। एक तो पहले जुड़ा हुआ, एक ही बनाता है। क्लियर हुआ? आप उस एग्जाम्पल को थोड़ा दिमाग में लगाना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अब और अब तो इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे HF वर्सेस H2O अगर इसमें कंपेयर कर लें, HF और H2O में तो अगर हम लोग साइज की बात करें तो फ्लोरीन का साइज जो है उससे ज़्यादा है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का साइज ज़्यादा है, ठीक है। और फ्लोरीन के पास जो है लोन पेयर की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास लोन पेयर 3 है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना है, लोन पेयर कितना है, 2 है। तो आप एक चीज़ देखो ज़रा, ऑक्सीजन का साइज बढ़ गया, लोन पेयर का संख्या घट गया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें घट गया क्योंकि इसमें 2 ही लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। तो साइज बढ़ने के कारण क्या है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन तो पहले से इसके पास है और इसके पास 2 लोन पेयर भी है। क्या है, 2 लोन पेयर भी है। तो ये क्या करता है कि चार मतलब मेरा ये कहना है कि ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, तो ऑक्सीजन का साइज बढ़ने के कारण क्या होगा कि इन दोनों के बीच में अब दूरी बढ़ गया है। तो दूरी बढ़ गया है, तो अगर दूरी बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है क्या होगा कि ये दोनों लोन पेयर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये दोनों लोन पेयर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये क्या है कि जो आपका वाटर है H2O वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बाई ईच H2O मॉलिक्यूल, प्रत्येक H2O मॉलिक्यूल के द्वारा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। जबकि HF में 3 लोन पेयर के होने के बावजूद भी वो चार हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्योंकि वहाँ पे छोटा साइज के कारण वहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है, इसलिए वो नहीं बना पाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब आते हैं ज़रा, अब इसी में अभी हम लोग HF के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं HF के स्ट्रक्चर की बात करूँ, HF के स्ट्रक्चर की बात करूँ, HF चूँकि आपका लिक्विड है, लिख देता हूँ लिक्विड है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो क्या है कि एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो बनाने का देखो तरीका क्या है, जैसे आप ऐसे लिखो जरा, HF F H, ठीक है, फिर उसके बाद F H, ठीक है, इसके सामने यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे F, उसी तरह से FH, फिर FH,
एफ एच। और देखो ये फ्लोरीन जब खींचेगा इस पर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा माइनस इस पर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो ये इसको खींच अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अगला ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर इसका होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर होता है HF का। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हुआ आपका HF, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका HF का स्ट्रक्चर। अब चूँकि जो आपका HF में जो फ्लोरीन है ये हैलोजन परिवार से आता है, तो मैं लगे हाथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड का भी थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेता हूँ, उसका फिजिकल स्टेट वगैरह कैसा है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसके बारे में, HX फ्रॉम कहाँ से, हैलोजन, HX फ्रॉम हैलोजन। जैसे HX फ्रॉम अगर हैलोजन की मैं बात करूं तो HX का मतलब X मतलब फ्लोरीन, तो HF हो जाएगा, HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा, ठीक है। अब देखता हूँ जरा इसके अगर फिजिकल स्टेट की मैं बात करूं तो HF का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है। HCl वगैरह ये सब क्या है, गैस है। ये तीनों का क्या है, गैस है। मतलब ये भी गैस है, ये भी आपका गैस है, और ये भी आपका क्या है, गैस है। बिल्कुल ये है, आप सुने भी होंगे HCl गैस होता है, HBr गैस होता है, HI गैस होता है, लेकिन HF आपका क्या है, लिक्विड है। अच्छा, HF लिक्विड होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि HF में वेरी स्ट्रॉन्ग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इन तीनों में। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि हाइड्रोजन को किससे जुड़ा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये ऐसा तो है नहीं हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे आयोडीन से जुड़ा हुआ है, इसका तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। तो फिर है क्या, यहाँ पे आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। कैसा इंट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कमजोर इंट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तुलना में। मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होता है वो 10 से लेकर के 45 किलो जूल पर मोल के पास होता है, जबकि आपका डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 10 किलो जूल से भी कम होता है। तो इसका मतलब कि इसका इंट्रैक्शन काफ़ी कमज़ोर है, इसका इंट्रैक्शन मजबूत है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण HF लिक्विड है। क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। और दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंट्रैक्शन अगर अच्छा नहीं है, जैसे HCl, HBr, HI में इंट्रैक्शन तो अच्छा नहीं, तो कौन सा इंट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल है, इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है, तो यही कारण ये क्या है, गैस है। क्लियर है? अगर मैं आपसे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह अगर मैं बात करूँ, हालांकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वहाँ से हम लोग पढ़े भी थे। पीरियड टेबल में एक चीज़ सीखे भी थे कि MPVP का ऑर्डर जो होता है वो सेम ऑर्डर नहीं होता है। MPVP को आप एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हर बार MPVP का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होता है। तो कुछ फैक्टर्स मैं आपको पहले समझाता हूँ कि MPVP के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ऐसे पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो MP की मैं अगर बात करूँ तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे। अच्छे से समझेंगे यहाँ पे ज़रा। पहला फैक्टर ये इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, उस इंट्रैक्शन के मात्रा पे डिपेंड करता है। मतलब इंट्रैक्शन जितना मजबूत होगा, ठीक है, इंट्रैक्शन जितना मजबूत होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्स वगैरह बोल सकते हैं हम लोग। नहीं, जैसे आप ऐसे समझो ना, जैसे समझो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किसका प्रॉपर्टीज़ है, बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का प्रॉपर्टीज़। तो अगर कोई लिक्विड है उसको हम लोग गैस में हमको बदलना है, तो जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बॉइलिंग उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि
अगर आपको लिक्विड्स को गैस में बदलना है तो लिक्विड में क्या है कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, गैस में कम है। तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को हमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल काफ़ी नज़दीक है। तो हमको इंटरेक्शन को अगर मान लो कि दूरी बढ़ा देते तो इंटरेक्शन ऑब्वियसली घट जाएगा, है ना। दूरी अगर बढ़ा देते हैं इंटरेक्शन ऑब्वियसली घट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको दूरी बढ़ाना है। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा मजबूत होगा तो आपको दूरी बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसलिए लिखिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इंटरेक्शन का मात्रा जितना ज़्यादा होगा उसको दूर करने में उतना ही ज़्यादा हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है, टेम्परेचर है। और दूसरी बात, मॉलिक्यूलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मॉलिक्यूलर वेट के भी क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मॉलिक्यूलर वेट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला फैक्टर भी है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब जितना ज़्यादा भारी होगा उसको बॉयल करना उतना ही मुश्किल होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास ज़्यादा तो उसको दूर करना मुश्किल होगा, ठीक है, या मतलब उसको वेपर में बदलना कठिन होगा, मुश्किल होगा। तो इसका तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेल्टिंग पॉइंट। ये दोनों फैक्टर आप ध्यान रखें। अब इन दोनों फैक्टर के आधार पे मैं अगर बात करूँ, इसी क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ, जैसे अगर हमको कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट को, अगर हमको कंपेयर करना है, बीपी का ऑर्डर हमको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट का, HF, HCl, HBr, HI में, आप ऐसे समझो। पहले देखो एक चीज़ है, मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बड़ा फैक्टर है और ये इसी से हम लोग फैसला भी करते हैं। तो पहले आप ऐसे समझो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे HF में, और नीचे में तीनों में क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात करता हूँ तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से HF, HCl, HBr, HI, ऊपर से नीचे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पे अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इसमें वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इस सब में क्या, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो कि काफ़ी वीक है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से क्या होता है कि हालांकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण क्या है कि इसका ही HF का ही जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा आ जाता है। और आप ऐसे भी सोचो ना, HF पहले से लिक्विड है और ये सब पहले से गैस है। तो इसका मतलब कि HF लिक्विड को हमको गैस में बदलने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब रूम टेम्परेचर पहले से गैस में, इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड रहा होगा और रूम टेम्परेचर पे ये तुरंत गैस बन जा रहा है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो HF का क्या है, सबसे ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उससे कम कौन हो जाएगा, HI, फिर उससे कम HBr और सबसे कम HCl हो जाएगा। और HCl आपका मोस्ट वोलाटाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वोलाटाइल का अगर बात करें, बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलाटाइल नेचर। आप ऐसे समझो, अगर मैं वोलाटाइल नेचर की मैं बात करूं, वोलाटाइल नेचर की बात करूं तो वोलाटाइल नेचर में सबसे ज़्यादा वोलाटाइल कौन हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम वोलाटाइल कौन हो जाएगा, HF हो जाएगा। HCl सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होगा। समझते हैं कैसे, बॉइलिंग पॉइंट और वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जिसका वेपर इजली बन जाए, आसानी से बन जाए। वेपर आसानी से किसका बनेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। तो बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, HCl का। इसका मतलब इसका वेपर आसानी से बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलाटाइल नेचर। तो ऑब्वियसली इसको हम पलट दें डायरेक्ट। अगर हम लोग MP की मैं बात करूँ, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, तो मैं कई बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम नहीं होता है। तो देखो क्या है, MP में क्या प्रॉब्लम आ गया ना, तो MP में क्या होता है कि HI का ही ज़्यादा होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या है, HF जो है HI के बाद सेट करता है, मतलब HI पहले फिर HF, तब उसके बाद HBr और सबसे कम HCl, ऐसे होता है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि HI के इस केस में क्या है ना, MP के केस में क्या है कि HI के ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण HF के स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के बावजूद भी वो क्या कर रहा है, उस पर डोमिनेट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट के केस में। थोड़ा ध्यान रखेंगे इसके बारे में। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे